करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट हिस्ट्री के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अर्ली इंटरवेंशन से हम बहुत जल्दी माइलस्टोन्स को कवर कर लेते हैं, और अगर हम सीख नहीं करते हैं तो हमें शुरुआत से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। एक्चुअली में होता ये है कि अगर हमने 2.5 ईयर से अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं हम, कम से कम अगर हमने वहाँ से शुरुआत नहीं की, बच्चा आता है हमारे पास जब वो 6 साल का हो गया, तो हमें मेहनत जो है वो 2.5 ईयर्स वाली ही करनी पड़ेगी 6 साल के ऊपर। तो इसलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मेरा ये क्वेश्चन है सर कि हम थेरेपीज को रियल लाइफ में कैसे इंटीग्रेट कर सकें ताकि आउटकम पॉजिटिवली हम देख सकें अपने बच्चे। इसके लिए पेरेंट्स की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और थेरेपीज को रियल लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए ना ही केवल थेरेपिस्ट, पेरेंट्स का इम्पोर्टेंट योगदान होता है। इसीलिए यूजुअली हम हमारे सेंटर में एक दिन पेरेंट डे रखते हैं, जहाँ पे हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि रियल टाइम में आप कुछ थेरेपी की टेक्निक्स उन्हें सिखा देते हैं, आप रियल टाइम में उन्हें कैसे करवा पाएंगे घर पे। थेरेपी को जब भी हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं, हम मेक श्योर ये करते हैं कि वो कमिटमेंट रहे पेरेंट्स की, डेली बेसिस पे उन्हें आना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन आ गए, 3 दिन की छुट्टी मार ली, 4 दिन की छुट्टी मार ली, उसमें थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। और थेरेपीज को एक बार हम शुरुआत कर देते हैं तो मेक श्योर ये करना है पेरेंट्स को कि थेरेपी कंटिन्यूएशन में चलती रहे, ताकि बच्चे की डेवलपमेंट में कोई हार्म ना हो और थेरेपी का जो है सही फायदा बच्चे तक पहुंचे। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कि यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, आप उनको इतने अच्छे से मोटिवेट कर देते हो, जैसे जैसे वो घर पे जाते हैं तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो लो हो जाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा मोटिवेशन लेवल है वो हमेशा हाई रहे? मोटिवेशन तो हमेशा लो होगा ही होगा, ये पेरेंट्स को समझना होगा कि मोटिवेशन तो लो होता ही है। मोटिवेशन का नाम ही ये है कि एक बार वो हाई होगा, दूसरा लो हो जाएगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स को डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। थेरेपी जो है वो टास्क डिसिप्लिन का है। जैसे यहाँ पे थेरेपिस्ट बड़े डिसिप्लिन होके एक गोल कमिटमेंट के साथ थेरेपी को प्रोवाइड करते हैं, वैसे पेरेंट्स को कमिटेड रहना होगा, एक डिसिप्लिन रखना होगा कि यस, मेरे को अपने बच्चे के फायदे के लिए जाना है और डेली बेसिस पे जाना है। और इस मोटिवेशन को डिसिप्लिन में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे बड़ी एनर्जी फोर्स लगती है वो है नॉलेज की। तो यहाँ पे मैं अपने थेरेपिस्ट को भी यहाँ पे ट्रेन इस तरीके से करता हूँ, और खुद भी इस प्रैक्टिस को मेक श्योर करता हूँ कि वो आती रहे लाइफ में, कि पेरेंट को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देनी है उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, कि बच्चा कैसे कवर होगा, बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चे के साथ होने क्या वाला है, कौन सी थेरेपी चल रही है, कितने समय के लिए चलेगी। ये सारी चीजें अगर पेरेंट्स जान लेता है तो वो मोटिवेशन डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता है, और डिसिप्लिन रहने के बाद पेरेंट्स पूरी थेरेपी को कमिटमेंट के साथ निभाते भी हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि लैक ऑफ रिसोर्स का बहुत एक क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स के पास घर पे ऐसा क्या क्या गैजेट्स या इक्विपमेंट रखे, जो स्पेशल चाइल्ड है उनके पेरेंट्स को डाउट होता है कि हम ऐसे कौन से गैजेट्स इक्विपमेंट अपने घर लाए जिनके यूज से बच्चे का जो एक्टिविटी टाइम है या वो जो इक्विप कर रहा है अपने आप को, वो कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए। हाँ, बहुत बार पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जिससे कि हम इतनी सारी एक्टिविटीज को खरीद लें। तो YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है कि आप किस तरीके से उन रिसोर्सेज को घर पे ही बना सकते हैं, जो रिसोर्सेज आपको खरीदने भी नहीं पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्विंग्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, 7 और 8 हजार रुपए की आती है, 9 हजार की आती है। वही स्विंग अगर घर पे पेरेंट हैं, उन्हें सिलाई कढ़ाई आती है, तो वो एक पर्दे के साथ भी बना सकते हैं, वो हाफ कॉस्ट से भी हाफ कॉस्ट में बन जाएगी। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हम घर पे ही बना सकते हैं। जैसे हम कार्ड्स को यूज करते हैं इमिटेशन के लिए, बच्चे की प्रैक्टिस करवाते हैं कार्ड्स को दिखा के, जी ये क्या है, कैट है, डॉग है, तो वो कार्ड्स हम घर पे भी बना सकते हैं, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ एक माइंडसेट की ही बात है कि पेरेंट्स कितने ज्यादा मोटिवेटेड हैं, कितने ज्यादा डिसिप्लिन में हैं अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। तो पेरेंट्स, मैंने देखे हैं बहुत सारे पेरेंट्स घर पे बहुत सारी चीजों को DIY में बना देते हैं और उनको प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये करते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा ये जुगाड़ है, और उस जुगाड़ को घर पे ही बना देते हैं कुछ बॉटल्स के साथ। इसको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स करते भी हैं। हमारे पास हैं भी ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने ये किया है और वो आके दिखाते हैं, तो बड़ी खुशी भी होती है कि हाँ जी, पेरेंट्स सही में मोटिवेटेड हैं, सही में डिसिप्लिन है। थैंक यू सर।
सोसाइटी में ऐसे बहुत से मिथ्स हैं चाइल्ड को लेके कि जो बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो वो चाइल्ड कभी ठीक नहीं हो सकता, या अगर बच्चा चाइल्ड थेरेपीज ले रहा है तो उन्हें जैसे इंप्रूवमेंट दिखती है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि बस अब हम अपने बच्चे को खुद टैक्टिक्स लगा के ठीक कर देंगे क्योंकि थेरेपीज बहुत एक्सपेंसिव होती है तो अब नहीं इनको कंटिन्यू करेंगे। क्या ऐसा होता है कि बच्चा अगर थेरेपीज कंटिन्यू कर दे ऑन प्रोग्रेस तो वो हमेशा ठीक रहेगा? तो ऐसे कुछ मिथ्स हैं जो चाइल्ड एरिया के अराउंड है, तो आप मेरा क्वेश्चन उस रिगार्डिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पेरेंट्स को बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ गुजरना होता है जब भी एक स्पेशल बच्चे की बात करते हैं हम। स्पेशल बच्चा घर पे आना एक अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है, चैलेंजिंग चीज हो जाती है पेरेंट्स के लिए। वो सोचते हैं कि मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही ऐसा क्यों होना था, और वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती शुरुआत में। उस एक्सेप्टेंस आने के प्रोसेस में पेरेंट्स मल्टीपल जगह शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा शॉपिंग से जो मतलब है वो बाजार में जाके सामान खरीदने से नहीं, यहाँ पे मैं डॉक्टर शॉपिंग की बात कर रहा हूँ। और ना ही केवल डॉक्टर शॉपिंग, यहाँ पे डिफरेंट बाबा शॉपिंग या डिफरेंट रिलीजियस शॉपिंग भी होती है, जहाँ पे पेरेंट्स कोशिश करते हैं पूरी जी जान से कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। फिर जाके एक्सेप्टेंस मोड आता है, फिर जाके वो एक थेरेपिस्ट के पास पहुंचते हैं, और इस प्रोसेस में वो अर्ली इंटरवेंशन वाली जो स्टेज है वो काफी ज्यादा लेट हो जाती है, डिले हो जाती है। मिथ्स हमारी सोसाइटी में बहुत सारे हैं। कुछ मिथ्स ये भी हैं कि बच्चा एक बार थेरेपी लेने लग गया और वो कुछ चीजें सीख गया, उसके बाद थेरेपी को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। ऐसा करने से बच्चे की थेरेपेटिक जो अलायंसेस हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, उसकी सेंसरी जो नीड्स थेरेपी के दौरान कवर हो रही हैं वो भी ब्रेक हो जाती हैं। बच्चे के अंदर जो बिहेवियर के अंदर रिग्रेशन देखने को मिलता है, बच्चा चीजें वापस से भूलने लग जाता है। तो थेरेपी को थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग ही चलाना है। थेरेपिस्ट आपको जब भी थेरेपी स्टार्ट करने से पहले बताएगा कि आपके थेरेपी प्लान्स क्या क्या हैं, आपके थेरेपी गोल्स क्या क्या हैं। उन गोल्स को हमें प्रायोरिटी में लेके चलना है, उन गोल्स को ही हमें आगे तक लेके चलना है। पेरेंट्स को ये समझना होगा। तो ऐसा जो कहते हैं कि हमें थेरेपी क्विट कर देते हैं क्योंकि हमारा बच्चा तो सीख चुका है, तो उनको आगे जाके दोबारा से थेरेपिस्ट के पास अप्रोच करना पड़ता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और मिथ सबसे बड़ा ये है कि बच्चे को कंपैरिजन करने लग जाते हैं, हमारा बच्चा तो जी उस बच्चे से ठीक है, हमारा तो बच्चा ठीक है, उस जितना तो नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्पेशल जब चाइल्ड की हम बात करते हैं, खासकर से ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और स्पेक्ट्रम मल्टीपल हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 बच्चे, 5 ऑटिज्म के बच्चों को खड़ा करता हूँ तो सभी के जो थेरेपेटिक अलायंसेस हैं अलग अलग होंगे, सभी के सेंसरी मोड्स अलग अलग होंगे, सेंसरी फीचर्स अलग अलग होंगे, उनके सभी की इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग हो सकती है, और इस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ऑटिज्म के अंदर बहुत ज्यादा है। तो पेरेंट्स को खुद से ये फैसला नहीं लेना चाहिए, एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए हमेशा। और खुद से अगर वो इम्प्लांट करते हैं, खुद से या फिर किसी भी अनऑथराइज्ड या अनरिलायबल सोर्सेस से वो इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, वो बहुत बार गलत होता है। चांसेस सही होने के बहुत ज्यादा कम होते हैं, और ऐसे में पेरेंट्स अपना नुकसान कर देते हैं, बच्चे का नुकसान कर देते हैं। वो बच्चे को सही टाइम पे सही इलाज नहीं मिल पाने की वजह से वो बच्चा बहुत लेट हो जाता है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि पेरेंट्स आते हैं तो थेरेपी के लिए 1, 2, 3, 4 सेंटर चले जाएंगे, उनको ये नहीं पता लगता कि उसके बच्चे के लिए कौन सा थेरेपिस्ट अच्छा है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो हमें कैसे पता लगाएं कि ये थेरेपिस्ट हमारे लिए अच्छा है, ये सेंटर हमारे लिए अच्छा है? देखिए, कोविड के बाद से मल्टीपल सेंटर्स एनसीआर में ओपन होते जा रहे हैं। वो मल्टीपल सेंटर्स ओपन करने वाले थेरेपिस्ट ही हैं। यहाँ पे हम किसी भी थेरेपिस्ट की क्वालिफिकेशन या उनके एक्सपीरियंस को जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे एथिकल तरीके से थेरेपीज नहीं चलती हैं। तो एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को ये समझना होगा खुद से कि जब भी वो सेंटर को अप्रोच करते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर थेरेपिस्ट कर पा रहा है या नहीं। सबसे बड़ा तो ये फैक्टर होता है। अगर पेरेंट्स के मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे थेरेपिस्ट से, और थेरेपिस्ट आंसर कर रहा है और पेरेंट्स उससे सैटिस्फाई हैं, तो वो अपने बच्चे को वहां पे एनरोल करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे सेंटर्स बहुत बढ़िया है, सभी सेंटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत ही कम क्वालिफिकेशन वाले थेरेपिस्ट जो है वो भी खोल लेते हैं,
है तो वो थेरेपिस्ट ही, क्वालिफिकेशन कम है और उनका एक्सपीरियंस कम है, उन्होंने खोल लिया है, तो वो उस दौरान सीख रहे हैं, तो वो सीखने वाली स्टेज पे हैं और ऐसे में जो है वो बच्चे के साथ पूरी तरीके से उसको हर चीज नहीं प्रोवाइड कर पाते। बाकी जो पेरेंट्स हैं वो थेरेपिस्ट से मिलने के बाद थेरेपिस्ट से उनके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। ज्यादातर जो थेरेपिस्ट होते हैं जो बिहेवियर मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो मास्टर्स इन साइकोलॉजी के बाद अपने बिहेवियर मॉडल पे काम करते हैं, तो एटलीस्ट मास्टर्स होनी चाहिए। दूसरा, अगर उनके पास RCI सर्टिफिकेशन है तो वो बेस्ट होता है। प्लस में एक्सपीरियंस कितना है वो भी पेरेंट्स उनसे पूछ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मिनिमम क्वालिफिकेशन बोर्ड होती है, यानी कि बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिर मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो उससे एडवांस स्टडी हो जाती है, उसके बाद उनका एक्सपीरियंस काउंट होता है। पेरेंट्स यूजुअली ये पूछ सकते हैं थेरेपिस्ट से या OT से कि आपने कितने साल और कहाँ कहाँ पे काम किया है, तो उससे भी एक रफ आइडिया पेरेंट्स को मिल जाता है कि थेरेपिस्ट कितना ज्यादा क्वालिफाइड है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स को कैसे पता चले कि थेरेपी से उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है, और कुछ अफोर्डेबल थेरेपी जो मार्केट में अवेलेबल है, जो कोई भी पेरेंट किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो अफोर्ड कर पाए। पता कैसे चलेगा कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये बहुत लोगों का सेम कॉमन क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे लगेगा। तो ऐसे में क्या होता है, थेरेपिस्ट के साथ पेरेंट्स का रेगुलर टच में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पेरेंट्स को हर बार ये कहता हूँ कि आप आओ, आप क्वेश्चन पूछो, आप हमसे बात करो कम से कम। बहुत बार पेरेंट्स इग्नोरेंट हो जाते हैं, ये फेसेस की बात है। जब एक्सेप्टेंस फेस आ जाता है तो वैसे ही एक इग्नोरेंट फेस भी आता है, जब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि थेरेपी पे भेज दिया है बच्चे को, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग फ्री हो चुके हैं, बच्चे को बस थेरेपी के लिए भेजते रहेंगे और टाइम पे फीस जा रही है, अब थेरेपिस्ट ही देखेगा सब कुछ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बच्चे की अपडेट्स लेनी है तो आपको टच में आना पड़ेगा थेरेपिस्ट के साथ। प्लस में आपको रेगुलरली थेरेपिस्ट से पूछना है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और यूजुअली हमारे सेंटर की सबसे खास बात यह है कि हम यूजुअली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को हम खुद से ही अपडेट करते रहते हैं, वीडियोस, फोटोज, सारी चीजें अपडेट करते हैं। और हमारा सेंटर इस चीज में पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने में आज के टाइम पे सबसे प्रायोरिटी में काम कर रहा है। अगर हम सस्ती थेरेपीज की बात करते हैं या अफोर्डेबल थेरेपीज की बात करते हैं, तो सारी थेरेपीज अफोर्डेबल ही हैं। कोई किसी भी थेरेपी का कोई इतना ज्यादा प्राइस नहीं है कि पेरेंट्स पे ना कर सके। थेरेपी का उतना ही प्राइस है जितना यूजुअली स्कूल्स का होता है। आजकल के स्कूल्स जो आप देखते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, वो लैक्स में अपनी फीस लेते हैं। हम तो थेरेपी में सिर्फ 500 रुपए 800 रुपए पर सेशन ले रहे हैं, दैट इज टोटली अफोर्डेबल। बाकी अगर जो पेरेंट्स थेरेपिस्ट के साथ टच में रहते हैं तो हम यूजुअली पेरेंट्स सेशन भी रखते हैं जहाँ पे हम पेरेंट को कुछ थेरेपी का पार्ट सिखाते भी हैं जो घर पे प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होता है कि थेरेपी की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी अच्छी हो जाती है और बच्चे का जो टाइम है इम्प्रूवमेंट का वो भी रिड्यूस हो जाता है, वो जल्दी जल्दी इम्प्रूव करता हुआ चला जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को ये मेक श्योर करना है कि वो थेरेपिस्ट की सारी बातें सुने और उन्हें समझे और उसे अप्लाई करें, और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो थेरेपिस्ट के सामने पुट अप करें और लेट द थेरेपी आंसर देम ऑल। सभी को आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे क्वेश्चंस को पुट अप कर दो और अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बात ऐसी मन में पेरेंट्स को नहीं रखनी है जो घर पे जाकर डिस्कस करके यूट्यूब पे देखनी पड़े, क्योंकि यूट्यूब पे सारी चीजें रिलायबल नहीं है। हर जगह हर चीज रिलायबिलिटी में बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। तो थेरेपिस्ट के सामने जितने क्वेश्चंस आप रख सकते हो जो थेरेपी सेशन के दौरान होता है, तो आप सारी चीजें पूछिए, पेरेंट सेशन के दौरान सारी चीज पूछिए, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर हम अफोर्डेबल थेरेपी की बात करते हैं, ABA थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है, प्ले थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है, और ये सारी थेरेपीज अफोर्डेबल हैं, सारे पेरेंट्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमारा सेंटर विश्वास फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके उनके साथ काम करता है, और विश्वास फाउंडेशन के थ्रू जो भी उनके साथ जो उनके लिए प्लस हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, वो हम एड ऑन पेरेंट्स के लिए करवा देंगे। थैंक यू सर। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि बहुत जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ सेंटर में आके थेरेपी करवाते हैं, लेकिन वो घर में कोई भी इंटरवेंशन नहीं लेते।
तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ सोनली अगर हम थेरेपी सेंटर में करें तो वो बेनिफिशियल होगी? बिल्कुल काव्या, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं। तो सिर्फ थेरेपी सेंटर में थेरेपी लेना विल नॉट वर्क, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जादूगर नहीं है। मैं हर पेरेंट को ये बात बताता हूँ कि हम लोग कोई जादू नहीं कर सकते, कोई मैजिक नहीं कर सकते, इट्स ऑल अबाउट साइंस। तो सब कुछ साइंस के थ्रू ही चल रहा है। हम जो यहाँ पे थेरेपीज कर रहे हैं वो साइंटिफिक थेरेपीज हैं, साइंटिफिक प्रैक्टिस है, और वो घर पे भी कंटिन्यू होनी चाहिए। उसका कुछ पार्ट घर पे कंटिन्यू होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे थेरेपी ले लेते हैं और घर जाते ही बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। हम जबकि बताते हैं उन्हें कि 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, फिर भी बच्चा घर जाके 2-2, 3-3 घंटे अगर मोबाइल चला रहा है, तो यहाँ पे थेरेपी लेने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ की कुछ चीजें घर पे कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे हम लोग पेरेंट्स को गाइड करते हैं शुगर नहीं देना, तो शुगर घर पे भी नहीं देना, घर पे भी शुगर 0 होना चाहिए। कुछ स्विंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम घर पे पेरेंट्स को ये नहीं कह रहे कि आप थेरेपिस्ट बन जाओ फूड प्योरली, हम बस उन्हें ये कह रहे हैं कि उनकी जो सेंसरी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ चीजें हैं वो आपके घर पे होनी चाहिए। कुछ टॉयज हैं जो घर पे होने चाहिए, वो आप DIY से भी बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में बाहर मिल भी जाते हैं अगर ढूंढेंगे तो लोकल मार्केट में। तो उन चीजों में बच्चे को इन्वॉल्व करना है, ना कि स्क्रीन टाइम में और इस तरीके से। तो थेरेपी सिर्फ हमने यहाँ पे दी 2 घंटे, उससे नहीं होगा फायदा जब तक हम घर पे उसे प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे इन कम्युनिकेशन विद थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट के साथ कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। थेरेपिस्ट जैसा जैसा आपको घर पे एक्टिविटीज बताते हैं, गाइड करते हैं, वो आपको घर पे करवानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को ज़रूर अपनी वीडियो में पुट अप करें। Thank you so much for watching and subscribe to our channel, like the video, share the video with someone who may need it. Thank you.